नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। कोरोना का संक्रमण देश में लगातार बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में 2,64,202 मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि गुरुवार के मुकाबले 6.7% ज्यादा है। वहीं 315 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना की संक्रमण दर 14.78% हो गई है। फिलहाल देश में नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के मामले 5,753 हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12,72,073 हो गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,350 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 46,406 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के 28,876 नए मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार रिकॉर्ड एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो 2.50 लाख से ऊपर दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बात करें कोरोना की तो बीते 24 घंटे में 28,876 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे आने वाले दिनों में और चुनौतियां जो हैं वो नजर आ रही है। इन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर देश के अलग अलग राज्यों में पाबंदियों का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर कल से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा लागू। तो लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रफ्तार जो है वो कोरोना की थमने का नाम नहीं ले रही और इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यही कोरोना का पीक है या फिर इससे भी कुछ भयावह जो है वो अभी देखना बाकी है। तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, वो निश्चित तौर पर देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। लगातार रिकॉर्ड चौथे दिन जो मामले हैं वो 2.50 लाख से ऊपर दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी भी भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का जो आंकड़ा है वो नियंत्रण में है और इसीलिए तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो इस बात को लेकर स्टैंड बनाए हुए हैं कि अभी लॉकडाउन जो है वो पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। रुख अब अगली खबर का कर लेते हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सावधान किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून 2021 के बीच कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की घातक लहर में 2,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। आर्थिक सुधार बाधित हुआ था और निकट समय में भी इसी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाओं की वेब्स रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि कोरोना के अत्यधिक संक्रमक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की नई लहरों के कारण मृतकों की संख्या और आर्थिक नुकसान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अवर महासचिव लियू जेनिम ने कहा कि कोरोना के नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित और निरंतर वैश्विक टीकाकरण के बिना यह महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के समावेशी और स्थायी उभार के लिए सबसे बड़ी जोखिम बनी हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो चेतावनी जारी की है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी। इन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में काफी काम किया है। सर, जिस तरीके से संक्रमण के मामले आ रहे हैं इस वक्त और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जो ये बता रहा है कि आने वाले महीनों में स्थिति और भयावह हो सकती है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि क्या अभी ये पीक है या इसके बाद भी पीक आनी बाकी है? देखिए, अगर हम बात करें पीक की तो कुछ शहरों में जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र में मुंबई है, कुछ बड़े शहरों में पीक की स्थिति में आ चुके हैं, काफी पीक आ चुकी है। ठीक है। और देश के विभिन्न हिस्सों में जो पीक आएगी वो जनवरी एंड और फरवरी के मंथ में आएगी अलग अलग। इवन अभी गांव में नहीं पहुंचा तो गांव में भी ओमिक्रॉन पहुंचेगा तो गांवों में भी इफेक्ट लोग करेगा। एक अच्छी बात है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, इलनेस थोड़ी माइल्ड है, अदरवाइज अभी भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इसको हम हल्के में ना लें क्योंकि हमें पता है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ की आबादी है, बच्चे हैं 30-35 करोड़ जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है।
बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा या किडनी की प्रॉब्लम है, CRF है, कैंसर है, तो ऐसे लोग जिनको निमोनिया कर सकता है, जिनके अंदर सीवियर इलनेस पैदा कर सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं 10% जिन्होंने वैक्सीन भी नहीं ली है, और कुछ लोग ऐसे हैं 30-40% जिन्होंने वैक्सीन ली थी मार्च अप्रैल में और बॉडी हो चुकी है, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको ओमिक्रॉन को हाँ डेफिनेटली थोड़ी राहत की बात है कि ये बहुत सीरियस इलनेस नहीं करा, इसलिए हमारे अस्पताल अभी ओवरलोडेड नहीं है, लेकिन अगर जरा सा भी चेंजेज आए तो क्रिएट कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब कुछ वो सवाल जो आम लोगों के मन में है, क्योंकि एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन ली है, इसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो उनके मन में सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या उन्होंने जो वैक्सीन ली वो अब इनइफेक्टिव हो चुकी है? देखिए वैक्सीन जो है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, संक्रमण से नहीं बचाती, आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाती। वैक्सीन बचाती है, अभी तक जितनी वैक्सीन बनी है वो आपको बीमारी होने से बचाती है, सीरियस इलनेस से बचाती है, कॉम्प्लिकेशन है जैसे निमोनिया है, ARDS है, मल्टीऑर्गन डिस्फंक्शन है, और डेथ से बचाती है। तो अभी तक इसीलिए हम सबको मास्क पहनना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए वैक्सीन लगाने से इन्फेक्शन बच जाता तो जिनको वैक्सीन लगती है उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं थी। तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ बार बार धोना, नाक मुंह को नहीं धोना, भीड़ में नहीं जाना, ये इसलिए हमें फॉलो करना पड़ रहा है। इसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है वो अभी तक इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती है। ठीक है, वैसी वैक्सीन, नेजल वैक्सीन आएगी शायद, जब वो सबको लग जाएगी तब हम लोग शायद सोच सकते हैं। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूंकि अब मामले इतने बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक मौसम में भी बदलाव हुआ है, अचानक से ठंड बढ़ी है, तो कई लोग जो हैं वो वायरल से भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो क्या वो तुरंत कोरोना टेस्ट करा ले या एटलीस्ट 1 से 2 दिन वो वेट करे और उसके बाद वो कोरोना टेस्ट कराए? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को थकावट है, हल्का सा गले में दर्द है, खराश है गले में, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, जॉइंट पेन है, ये सारे सिम्टम कोरोना के ही हैं, जब तक कि आपकी जांच रिपोर्ट RT-PCR नेगेटिव नहीं आता। तो कृपया करके अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपनी जांच कराएं, अपने आप को क्वारंटाइन करें, या रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आइसोलेट करें और डॉक्टर से सलाह लेके इलाज शुरू करें। क्या केवल इसी आपके जवाब से एक सवाल जो है कि क्या केवल किसी को हल्की खांसी है और तो भी उसे कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए? बिल्कुल इसलिए कराना चाहिए क्योंकि अभी आप पता है कि अगर आपको पॉजिटिव है, भले ही माइल्ड सिम्टम्स है, दिक्कत नहीं करेंगे, नॉर्मली 7 से 10 दिन में रिकवरी हो रही है। लेकिन दिक्कत है कि अगर आप पॉजिटिव है और आपने प्रिकॉशन नहीं ली तो आप दूसरे लोग चेक करते रहेंगे। तो हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, अगर कर्व को फ्लैटन करना है, स्पीड को थोड़ा स्लो करना है इन्फेक्शन की, तो फिर हमें टेस्ट कराना चाहिए। बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट नहीं मिला, अगर हाँ बहुत ज्यादा फैल जाएगा, मे भी जैसे ब्रिटेन में हालत ये रखी हर घर में फैला हुआ हाउस होल्ड ट्रांसमिशन हो चुका है, तो फिर हम लोग मना करेंगे नहीं कराना टेस्ट, तो सब जगह फैल चुका है। अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं है, इसलिए अभी तो टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जा रहा था, और जिस तरीके से ये लोगों को इन्फेक्ट कर रही है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो बहुत कम है, तो क्या ये अच्छे सिंबल है या फिर हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले साल फिर कोई एक नया वेरिएंट होगा, फिर उससे लोग इन्फेक्ट होंगे? कोरोना के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना मुझे लगता है सही नहीं है। ठीक है, अभी जितने लोग बोलते हैं सब कुछ सही नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल इन बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए। सारे मिथ है। फैक्ट ये है कि जो आपको दिख रहा है उस पर भरोसा करें नहीं। अभी दिखा रहा है कि ये 4 गुना ज्यादा ट्रांसमिशन रेट है इसका है, ये हॉस्पिटलाइजेशन 50% के आसपास है। ठीक है, और अगर इसका जो रेप्लिकेशन रेट है वो 70 गुना ज्यादा है। बहुत सारे लोगों में अभी भी निमोनिया ARDS कर सकता है, डेथ हो रही है। तो हमें इस पर कंट्रोल करने की बात करना चाहिए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना चाहिए। अगर अगली म्यूटेशन बचानी है, अगली म्यूटेशन कब खतरनाक हो कुछ नहीं पता होता है, कोई कहना जरूरी नहीं है कि अगला म्यूटेशन होगा माइल्ड होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। अगला म्यूटेशन खतरनाक भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। 1000 म्यूटेशन होते हैं, 1000 में 999 हल्के होते हैं। एक भी अगर खतरनाक हुआ तो वो दुनिया में तबाही ला सकता है। तो इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें इस पे अपने जो ठीक है, यानी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, यानी एक तरीके से क्या अब हम ये इन्फर कर ले कि नाउ विल हैव टू लिव विद कोरोना, हमें कोरोना के साथ जीने की आदतें जो हैं वो डालनी पड़ेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल डालनी पड़ेंगी, और इससे बहुत फायदे हैं कि हमारे खाली कोरोना नहीं, बहुत सारे और दूसरी बीमारियां, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, खांसी जुकाम है, बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। हाथ धोने से टाइफाइड है, इसके अलावा जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोलाइटिस है, पेट दहरा, ये सब सारी चीजों से फायदा होता है। तो हमें इससे पॉजिटिव
एस्पेक्ट को देखना चाहिए और न्यू नॉर्मल लाइफ की बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता आपका मेरे साथ जुड़कर दर्शकों तक कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप खुद को सुरक्षित रखें और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के उनका पालन करते रहें। का कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन दाखिल करने के सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में यूपी में 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। नामांकन पन्नों की जांच 24 जनवरी को होगी, जबकि नाम 27 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। पहले चरण में शामिल ज्यादातर सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से में आई थीं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन 58 सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी चुनाव में जीत को लेकर जोर आजमाइश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही सियासी दलों के नेताओं का दल बदलना तेज हो गया है। शुक्रवार का दिन यूपी की सियासत के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है, जहां बीजेपी के 9 बागी विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। गुरुवार को राज्य के आयुष मंत्री और सहारनपुर के नुक्कड़ विधानसभा से विधायक धर्म सिंह सैनी, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर के धौराहरा से विधायक अवस्थी बाला प्रसाद इस्तीफा दे चुके हैं। आयुष मंत्री और सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा सीट से विधायक धर्म सिंह सैनी फिरोजाबाद से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार बीते कुछ दिनों से इस्तीफों का सिलसिला जो है वो बीजेपी में जारी है। वहीं राज्य में बीजेपी के साथ सरकार चला रही अपना दल के विधायक अमर सिंह चौधरी ने भी पार्टी से किनारा कर लिया और चौधरी ने गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो भी एसपी में शामिल हो सकते हैं। तभी तक राज्य में बीजेपी के 3 मंत्री सरकार और पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। धर्म सिंह सैनी योगी सरकार के तीसरे मंत्री हैं, जबकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया था और सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो अब तक बीजेपी के 9 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है, वहीं 31 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 7 यात्री की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। बाकी यात्रियों को विशेष ट्रेन से गुवाहाटी भेजा गया है। गुरुवार को शाम 5 बजे बीकानेर से गुवाहाटी जा रही इस एक्सप्रेस ट्रेन के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं भारतीय रेलवे ने डोमोहानी के पास हुई इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की रकम जो है वो दी गई है। इसके साथ ही साथ कम चोटें जिन लोगों को आई है उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। आपको बता दें कि इस रेल हादसे के तुरंत बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस हादसे पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि आशंका जताई जा रही है कि ट्रैक में दरार आ गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ देश में जहां जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री
मिलिंद परांडे कह रहे हैं कि हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, नहीं तो अखंड भारत के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे बेतुके बयान देने वाले मिलिंद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू की आबादी कम हो रही है, धर्मांतरण का खतरा है, मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है। जहां पर हिंदू आबादी घट जाती है, देश की अखंडता के लिए खतरा हो जाता है, यही इतिहास है। और इसलिए हिंदू इस देश को पुनः खंडित नहीं होने देना है, तो हिंदू आबादी ही बड़े प्रमाण में चाहिए। हिंदू आबादी कम नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए हम यह आह्वान करते हैं कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह हिंदू समाज का संकल्प है। तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करके रहेगा। जहां तक विश्व हिंदू परिषद का विषय है, राम जन्मभूमि के आंदोलन का नेतृत्व हमने किया, वो विषय भी अभी पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हमारा फोकस अभी पहले राम जन्मभूमि के मंदिर को पूर्ण करने पर रहेगा। और हमारी अपेक्षा है कि 2023 के दिसंबर तक भगवान श्री राम जी गर्भगृह में विराजमान हो जाए। हिंदू की देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। कुंभ मेले से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और इन्हीं बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर हरिद्वार में हर की पैड़ी, ऋषिकेश में त्रिवेणी और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश पर मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। इस बीच आज मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में स्नान पर रोक लागू है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघ मेले और पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। माघ मेले में अब तक करीब 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उड़ीसा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर लोगों को धार्मिक समारोह और जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब कोहरे का भी घना चादर बिछने लगा है। राजधानी में शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर घना कोहरा दिखा। इसी के साथ दिल्ली में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। कोहरे की वजह से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक अलर्ट जारी कर यात्रियों से फ्लाइट संबंधी जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने के लिए कहा है। दिल्ली एयरपोर्ट रनवे पर कोहरा होने की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह 9:30 बजे तक दृश्यता 50 से 100 मीटर तक गिर गई थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि किसी भी फ्लाइट को रद्द या डाइवर्ट नहीं किया गया है। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घने सफेद चादर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों को घेरे हुए है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को सड़कों पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने की आशंकाओं के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और अगले 3 से 4 दिनों के बीच एक बार फिर से हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में खेली जा रही सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में आज जीत के लिए भारत को 8 विकेट की दरकार है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 111 रन चाहिए। मैच की शुरुआती 2 दिन की तरह तीसरे दिन भी जबरदस्त मुकाबला दिखा और टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 212 रन का लक्ष्य रखा। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत 100 रन बनाकर नाबाद रहे। अगर भारत को दक्षिण अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतनी है तो आज गेंदबाजों को शानदार प्रदर्शन करना होगा। इसके साथ ही कल डीआरएस को लेकर मचे बवाल के बाद आज सबकी नजर दक्षिण अफ्रीकी अंपायर और डीआरएस पर होगी। गौरतलब है कि कल डीआरएस को लेकर मैच के दौरान विवाद हुआ जब रविचंद्रन अश्विन की एक गेंद पर डीन एल्गर को फील्ड अंपायर ने आउट करार दिया, लेकिन इसके बाद एल्गर ने डीआरएस का इस्तेमाल किया। हालांकि डीआरएस में साफ तौर पर यह दिख रहा था कि जो बॉल है वो विकेट को हिट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद डीआरएस के जरिए फैसला नॉट आउट का आया, जिसके बाद भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जो है
वो जाहिर की। ऐसे में आज भारत के पास मौका है कि अपनी इस नाराजगी का बदला जीत से ले, लेकिन ये राह जो है वो कठिन होगी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को भी जीत के लिए मात्र 111 रनों की दरकार है और ऐसे में 8 विकेट लेना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।